इसके बाद हमने चर्चा की थी लिखित संप्रेषण के अंतर्गत पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, पल्लवन एंड संक्षेप। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं मैं उनसे अवगत करना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों को। आज हम चर्चा करेंगे पढ़ना। पढ़ना के अंतर्गत जो संप्रेषण का ही तत्व है उसी का भाग है। पढ़ना के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कविता पठन, उसके बाद हम चर्चा करेंगे नाट्य पठन, तत्पश्चात हम समाचार वाचन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और भाग है इसका समझना। समझना के अंतर्गत हम विवरण पर आज हम विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो पढ़ना, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं पढ़ना की। पढ़ना क्या होता है? यानी कि किसी भी ग्रंथ को, पुस्तक को, या किसी भी कविता को, उपन्यास हो सकता है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, कोई भी पाठ्य पुस्तक हो सकती है, किसी भी लिखित लिपि में मतलब कोई बुक हो, उसको पढ़ना ही, उसको मौन रूप से पढ़ना या फिर शास्त्र रूप से पढ़ना, वही पठन कहलाता है या उसी को हम पढ़ना कहते हैं। इसे वाचन भी कहते हैं। यानी किसी भी भाषा में किसी लिखित सामग्री को पढ़ना और समझना ही पढ़ना माना जाता है। हम जैसे साहित्य का विचार, साहित्य को पढ़ते हैं, हमारा मन, मस्तिष्क उसी के रूप में, अनुरूप में ढलने लगता है। यानी जो हम पढ़ते हैं उसका असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, हम उससे प्रेरित होते हैं, हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो जो भी हम लिखित सामग्री को हम पढ़ते हैं उससे हम उससे प्रभावित होते हैं और उसका असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। तो पढ़ना जो संप्रेषण का एक भाग है, इसका पढ़ने से तात्पर्य सिर्फ इतना ही है जो मैंने आपको बताया। किसी भी लिखित सामग्री को, चाहे वो उपन्यास हो, कोई ग्रंथ हो, धार्मिक ग्रंथ हो, कोई राजनीतिक हो, कोई पाठ्य पुस्तक हो, कोई समाचार पत्र हो, किसी भी लिखित सामग्री को पढ़ना, उसे ही वाचन कहते हैं और पठन कहते हैं। हम कविता पठन की ओर आ रहे हैं। कविता पठन क्या होता है? हम जैसे साहित्य या विचार साहित्य को पढ़ते हैं, हमारा मन मस्तिष्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके रूप में ढलने लगता है। कविता पठन साहित्य में भाव की अभिव्यक्ति की सर्वाधिक सशक्त विधा है। यानी अपने जो भाव है वो कविता के माध्यम से अपने श्रोताओं तक, अपने पाठक वर्ग तक पहुंचाता है और उससे हमें जो कवि का आचरण है या जो वो कहना चाहता है कविता के माध्यम से, उसकी मनोस्थिति उस पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत होती है। कविता जो हमारी विधा है हिंदी साहित्य की, ये बहुत ही प्राचीनतम है। इसे काफी संस्कृत कविता, हिंदी कविता बहुत पहले से इसका कविता पाठन या कविता लिखन होता रहा है। संस्कृत साहित्य से लेकर अब तक के काव्य कविता से कवि के कवि क्या कहना चाहता है कविता के माध्यम से, उसी से हमें पढ़ने से उसके संप्रेष्य मतलब होता है अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करना, अपने भावों और विचारों को जिस तक हम, चाहे वो पाठक हो, श्रोता हो, वहां तक पहुंचाना। तो कविता पढ़ने से क्या होता है, जो कवि होता है उसके भाव और विचार पाठक वर्ग तक पहुंचते हैं और पाठक वर्ग उससे प्रेरित होकर उसकी जो अच्छाइयाँ है उसे ग्रहण करता है। या कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती है, मनोरंजन के अलावा कविता सामाजिक होती है, धार्मिक होती है, किसी युद्ध का वर्णन भी हो सकती है, अन्य प्रकार की कविताएं, भिन्न भिन्न प्रकार की कविताएं हो सकती हैं। कविता में वर्णित नीति, भक्ति, जीवन दर्शन, व्यंग आदि विचारों की अनुभूति कराकर आनंद अनुभूति का एहसास होता है। यानी जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। यही जो कविताकार है या लेखक है उसका उद्देश्य भी यही होता है कि जो कविता पढ़ रहा है या जो पाठक वर्ग है वह उससे प्रेरित हो और उसे आनंद की अनुभूति हो।
कविता के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक, यानी कविता के माध्यम से क्या-क्या हमें संदेश की प्राप्ति हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, सांस्कृतिक, पौराणिक व ऐतिहासिक पक्षों की जानकारी देना। कविता के माध्यम से प्रसंगानुकूल शब्द चयन व शैलीगत प्रयोग करना सीखना। कविता पढ़ने से रुचि के काव्य सौंदर्य व भाव सौंदर्य से परिचित हुआ जाता है। कविता मानव जीवन में इस रंग का, राग का समावेश करती है। तो मैंने अभी आपको कविता पठन के बारे में बताया। इसके बाद जो अगला चरण है वह है नाट्य। मतलब नाट्य का अंश, यानी नाटक का अंश। नाटक विधा जो है रंगमंच से जुड़ी है, परंतु रंगमंच के अभाव में इसको लिखा जाता है और इसका पठन भी किया जाता है। इसको पढ़कर इससे अनुभूत किया जाता है। जो उसका रंगमंच का जो उद्देश्य होता है, जो नाटककार का उद्देश्य होता है, वह उसके पाठक वर्ग पर पहुंचता है। आपने देखा होगा रंगमंच बहुत तरीके से होते हैं, जैसे रामलीला का आयोजन होता है, वह दृश्य रंगमंच होता है, नाटक होता है, परंतु रंगमंच के लिए बहुत ज़्यादा व्यय करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्टेज का बंदोबस्त करना पड़ता है, लाइट का बंदोबस्त करना पड़ता है, माइक का होना चाहिए। इसके साथ-साथ हम नाटक को पठन भी कर सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं और उसका आनंद अपने आप में उठा सकते हैं। नाटक को पढ़ना ही नाट्य पठन होता है। इसे नाट्य वाचन भी कहा जाता है। हम उसे अपने मन में या अपनी भाषा में उसे पढ़कर उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नाटक का प्रभाव सिनेमा की भांति होता है। जिस प्रकार सिनेमा होता है, सिनेमा हमें आकर्षित भी करता है, हमें प्रभावित भी करता है, हमें कुछ शिक्षा भी देता है, हमें कुछ मोरल देता है। उसी प्रकार आज जब सिनेमा नहीं था, तो उससे पहले नाटक मंडली ही अपने सिनेमा की कमी को पूरा किया करती थी। सिनेमा के आने के बाद भी नाटक का जो प्रसिद्धि है कमज़ोर नहीं हुई है। आज भी नाटकों का रंगमंच किया जाता है और उसका पठन, उसका पाठक वर्ग उतना ही सुदृढ़ है, जितना कि पहले हुआ करता था। इसमें हर आयु वर्ग व समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ न कुछ होता है। भारत जैसे ग्रामीण देश में जहाँ अभी भी एक बड़ा वर्ग अशिक्षित है, यानी भारत एक ग्रामीण देश है, यहाँ पर अभी भी बहुत लोगों की संख्या ऐसी है जो जिन तक शिक्षा नहीं पहुँची या जो अशिक्षित हैं। उन अशिक्षित वर्गों के लिए भी नाटक जो है देखकर उनका जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु नाटक जैसे कि मैंने कहा उसको काफ़ी खर्चा, अगर रंगमंच किया जाए तो उसे काफ़ी खर्चा होना पड़ता है। इसके लिए कोई और शिक्षित व्यक्ति यदि किसी अशिक्षित व्यक्ति को नाटक पठन करके समझाए, यानी कि नाटक पढ़कर सामने वाले अशिक्षित व्यक्ति को बताए, तो वह अशिक्षित व्यक्ति भी आनंदित हो उठ सकता है तथा उसका जो लाभ है, जो उसको सीख है, वो मिल सकती है। साथ ही आधुनिक सूचना व संप्रेषण साधनों से अछूता है। ऐसे में नाटक या नाट्यांश पठन संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो मैंने अभी आपको विद्यार्थियों आपको मैंने बताया कि कविता पठन क्या है और नाटक पठन क्या है। संदर्भ यही है कि कविता को पढ़ना कविता पठन है और नाटक को पढ़ना ही नाट्य पठन है। हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं, समाचार वाचन। जैसा कि आपको पता है कि समाचार आज हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी घटना घटित होती है तो मानव का एक चरित्र ऐसा होता है कि उसे जिज्ञासु होता है, उसे हर चीज़ जानने की अभिलाषा होती है, चाहे वो घर के बाहर हो, पड़ोस में हो, चाहे उसके शहर में हो, चाहे गांव में हो या चाहे उसके देश में हो। तो आज समाचार पत्रों का इतना प्रचलन है कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी समाचार पत्रों को बड़े चाव से पढ़ा जाता है। इसे ही हम समाचार वाचन या पठन कहते हैं। समाचार वाचन या पढ़ने से व्यक्ति संप्रेषित होता है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं संप्रेषण का, कुछ बच्चे होते हैं संप्रेषित का अर्थ नहीं पता होता उन्हें। मैं फिर से, हालांकि मैं बहुत बार संप्रेषित का अर्थ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। संप्रेषण होता है अपने भावों, अपने विचारों की अभिव्यक्ति,
उसी रूप में, जिस अर्थ में लेखक या फिर जो वाचन होता है, उसी रूप में यदि पाठक तक पहुंच जाए, वही संप्रेषण होता है। अपने भावों और अपने विचारों की अभिव्यक्ति सही रूप में, यही संप्रेषण है। समाचार वाचन या पढ़ने से भी व्यक्ति संप्रेषित होता है, यानी कि उससे भावों की अनुभूति होती है। जो समाचार पत्र पढ़ता है तो उसे कुछ जानकारी मिलती है, वह संप्रेषित करता है। अब संप्रेषित होता है, पहले वो संप्रेषित होता है, यानी पहले वो विचारों और भावों को अपने आत्मसात करता है, फिर उसके बाद संप्रेषित करता है, यानी कि वो उन विचारों को संप्रेषित करता है। संप्रेषित किस माध्यम से कर सकता है? वो मौखिक रूप से। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में समाचार पत्र आता है तो समाचार पत्र का पठन किया जाता है। कोई फ्रंट पेज पर कोई घटना घटित होती है या कोई समाचार होता है तो हम अपने घर में बताते हैं, देखो ये देश में क्या हो रहा है, ये देखो फ्रंट पेज पर क्या है। तो ये क्या होता है कि हम उसे संप्रेषित करते हैं, यानी जो भाव समाचार पत्र के अंदर है वही भाव हम अब बाहर पहुंचाते हैं। पहले हम संप्रेषित खुद होते हैं, यानी समझते हैं जो समाचार पत्र कहना चाहता है, उसके बाद उसी को हम संप्रेषित कर देते हैं। छोटे गांव, शहर से लेकर विश्व की किसी भी घटना की जानकारी हमें प्रतिदिन समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आज समाचार पत्र देश के विदेश के हर घर, हर क्षेत्र पर उसका अधिकार है। आज समाचार पत्र की जो इसे जो निर्धन व्यक्ति होते, गरीब होते, मध्यम वर्ग, इसे कोई भी जो है अफोर्ड कर सकता है। इसकी कीमत बहुत अधिक नहीं होती, 2 रुपए से 5 रुपए के बीच में समाचार पत्र कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये मानवीय स्वभाव है कि वह अपने स्थानीय परिवेश से लेकर वैश्विक स्तर की सभी नवीनतम सूचनाओं को जानना चाहता है। अब मानव का स्वभाव क्या है कि उसका मानव का स्वभाव जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु का अर्थ है कि वह हर चीज को जानने का प्रयास करता है, हर चीज को समझने का प्रयास करता है, चाहे वह उसका घर हो, चाहे वो उसका पड़ोस हो, चाहे वो उसका गांव हो, चाहे वो शहर हो या विश्व हो या पूरा संसार हो। तो वह इस बात को जानना चाहता है, इसके लिए वह समाचार पत्र पढ़ता है। समाचार पत्र के अंतर्गत हर क्षेत्र की खबरें जो है प्रसारित होती है। उसमें चाहे खेल दुनिया हो, चाहे उसमें मनोरंजन हो, चाहे अपने क्षेत्र की हो, चाहे देश की हो, चाहे विदेश की हो। इसमें सभी प्रकार की जो समाचार होता है वो सभी वर्ग के लिए उपलब्ध होता है। समाचार के महत्व को लेकर डॉक्टर अशोक कुमार ने लिखा है, दैनिक समाचार पत्र में समाचार के स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं का जिक्र होता है। अब मैं यहाँ एक बार आपको पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि डॉक्टर अशोक कुमार ने लिखा है कि दैनिक समाचार पत्र, ये दैनिक मतलब होता है जो रोज ही खबरें देता है। दैनिक मतलब इसका जो अर्थ होता है दिन, प्रतिदिन, रोज। दैनिक समाचार पत्र यानी कि हमारे घर में जो रोज समाचार पत्र आता है, उसके समाचार पत्र के स्थानीय से लेकर, स्थानीय मतलब होता है जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास, स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय मतलब होता है इंटरनेशनल, देश विदेश, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं का जिक्र होता है। आप सब इस बात से अवगत हैं, विदित है कि समाचार पत्र में हर प्रकार की खबर होती है, छोटी से छोटी, गली मोहल्ले से लेकर देश विदेश से लेकर ज्ञान विज्ञान तक की खबरें समाचार पत्र में होती है। पाठकों की रुचि के अनुसार अपराध, शिक्षा, खेल, व्यापार, लाइफस्टाइल, कला, संस्कृति, विज्ञान, मनोरंजन सहित मानव जीवन से जुड़े ऐसे सभी विषयों की रिपोर्ट समाचार पत्र में होती है। अब मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा। समाचार पत्र, मान लीजिए कोई घटना है जो अपराध से जुड़ी है। अब अपराध की घटना कोई 5 साल का, 10 साल का बच्चा मुझे नहीं लगता कि वह पढ़ना चाहेगा। वह समाचार पत्र में किस चीज की खोज करेगा? मनोरंजन की खोज करेगा, वह कहानियों की खोज करेगा, वह कविताओं की खोज करेगा। तो यानी समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है
जिसमें हर पाठक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध होता है। इसमें रोजगार से लेकर नौकरी के लिए भी इसमें जो है कुछ भी विज्ञापन तक होता है, जैसे विवाह का विज्ञापन होता है, नौकरी का विज्ञापन होता है, शिक्षा संबंधी विज्ञापन होता है। इसमें हर चीज़ के लिए सभी चीज़ होती है। जैसे कोई खेल प्रेमी होते हैं, वे जानना चाहते हैं कि कल के मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच में जो मैच खेला गया था, उसका क्या परिणाम हुआ। हालाँकि टीवी के माध्यम से लोग देख लेते हैं मैच को, लेकिन फिर भी मैच देखने के बाद भी उनकी अभिरुचि होती है कि वे समाचार पत्र में पढ़ें, क्योंकि समाचार पत्र की जो भाषा होती है वो चटपटी होती है, मनोरंजक होती है और एक अलग सी एक पहचान होती है उसमें, जिससे पाठक वर्ग प्रभावित होता है। तो मैं बता रहा था कि सभी वर्ग के लिए यहाँ समाचार पत्र में सामग्री उपलब्ध होती है। वह अपनी पसंद के आधार पर ही समाचार को पढ़ता है। वेबसाइट, मोबाइल टीवी, रेडियो सहित संचार के नए माध्यम आने के बाद भी पाठकों का विश्वास समाचारों के लिए समाचार पत्रों में ही बना हुआ है। यानी कि आज कितने भी टेक्नोलॉजी तकनीक आगे बढ़ चुकी है। आज हमारे पास लैपटॉप है, टीवी है, हमारे पहले एक दो न्यूज़ चैनल हुआ करते थे, समाचार वाचन जो चैनल हुआ करते थे, आज करीब गिना जाए तो छोटे-बड़े मिलाकर 30 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल हैं। इन सब के बावजूद भी आज समाचार पत्र की लोकप्रियता कतई कम नहीं हुई है। आज भी सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में समाचार पत्र लोग पढ़ते हैं। तो समाचार वाचन मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको इसकी पूरी जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त हुई होगी और आज आप इसको भविष्य में आपके इसको आपको ज़रूर अत्यधिक लाभ मिलेगा। तो पढ़ने के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा कविता पठन, नाट्यांश पठन और समाचार वाचन। इसके बाद आपका जो अगला बिंदु है वह है समझना। समझना बिंदु लेने से पहले मैं 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा, उसके बाद हम समझना को शुरू करते हैं। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि क्लास अभी सिर्फ 2, 3, 4 मिनट के बाद फिर से शुरू होगी और आपको मैं अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करूँगा कि जो भी सामग्री है, आपका जो विषय है, उसको आप तक सही जानकारी मिले और आप अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने पढ़ना, कविता पठन, नाट्यांश पठन और समाचार पठन के बारे में इस पर चर्चा की थी। अब हम चर्चा करने वाले हैं समझना। संप्रेषण की एक भाग समझना भी है, क्योंकि हम लिखते, पढ़ना और समझना, हम लिखी चीज़ को समझेंगे तभी वो हमारे लिए उत्तम माना जाएगा। समझने से क्या तात्पर्य है? संप्रेषण प्रक्रिया में बोलने, लिखने, पढ़ने के क्रम में एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है समझना। किसी तथ्य या विचार की समझ श्रोता में कितनी विकसित हुई है, इस तथ्य का पता उसके विवरण देने, वर्णन करने, विश्लेषण और व्याख्या से लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संप्रेषण प्रक्रिया में बोलने, लिखने, पढ़ने के क्रम में एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है समझना। किसी तथ्य या विचार की समझ श्रोता में कितनी विकसित हुई है। विकसित का अर्थ है कितना वे समझ पाया है। अगर हम कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, कोई उपन्यास वगैरह पढ़ते हैं, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो हमें कितना समझ आया है, इसका परिमाप हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो इस तथ्य का पता उसके विवरण देने, विवरण होता है मतलब उसकी संक्षिप्त जानकारी। विवरण जैसे आपका प्रश्न पत्र में भी आता है कि इसका विवरण दीजिए। विवरण एक संक्षिप्त का मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं एक शब्द या एक वाक्य, यानी कि वह कंटेंट पर आधारित है कि वह विषय क्या है और उस विषय के बारे में उस छोटे से एक लेख में सभी जानकारियां आ जाए, सभी उसकी बारे में बता दिया जाए, वही विवरण होता है। तो विवरण अगर हम दे पाएंगे, मान लीजिए मैं एक रामायण की बात करता हूँ,
रामायण एक ग्रंथ है, अगर आपने उसको पढ़ा, तो आपको क्या समझ में आया? आप इसे पता करने के लिए आप अपने साथी को उसका विवरण देंगे कि इसमें श्री राम थे, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा, उनकी जो भार्या थी, पत्नी थी सीता को रावण उठा कर ले गया था। इसके बाद राम ने युद्ध किया रावण से, तत्पश्चात सीता को वापस ले आए। यानी कि पूरी रामायण को मैंने चंद वाक्यों में खत्म कर दिया। मैंने सिर्फ कुछ वाक्यों में खत्म कर दिया। इसे ही विवरण कहा जाता है। वर्णन करना, अब मैं आपको बताऊंगा वर्णन क्या होता है। वर्णन होता है विवरण से थोड़ा विस्तारित रूप, यानी उसको और अधिक वर्णन करना, विस्तार से बताना, ज्यादा बताना, वही वर्णन होता है। वर्णन करने और विश्लेषण और व्याख्या, विश्लेषण करना भी होता है, उसके गुण दोषों, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसका क्या प्रभाव है, उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या हमारे वर्तमान या भविष्य से जुड़े क्या प्रश्न उससे जोड़े जा सकते हैं, यही विश्लेषण होता है। और इन सबसे जो बड़ा भाग होता है वह होता है व्याख्या। व्याख्या मतलब होता है संपूर्ण व्याख्या, उसकी एकदम लंबी चौड़ी व्याख्या करना। मैं रामायण का ही उदाहरण देना चाहूंगा कि आपने रामायण ग्रंथ को पढ़ा, अब उसकी आप व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने से तात्पर्य ये नहीं कि आपने रामायण को पढ़ा और रामायण को दोबारा पढ़ दिया आपने, नहीं। व्याख्या होती है आप अपने भावों को व्याख्यित कीजिए, यानी जो आपने आत्मसात किया, जो आपने रामायण के बारे में जाना, उन्हें अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। इसे ही व्याख्या कहा जाता है। समझने का सबसे जो बड़ा रूप है वह व्याख्या ही होता है। संप्रेषण, संप्रेषक को चाहिए कि वह अपने संप्रेषित यानी श्रोता व्यक्ति या वर्ग द्वारा संदेश ग्रहण का पता उपयुक्त विधियों से लगाए। यहां पर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि संप्रेषक को चाहिए। संप्रेषक कौन होता है? जो संप्रेषित करता है, यानी जो अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे संप्रेषक कहा जाता है। तो संप्रेषक को क्या चाहिए कि वह अपने संप्रेषित, संप्रेषित कौन होता है? जो हमारे विचारों तो से अवगत होता है, यानी जिस तक हमारे विचार पहुंचते हैं, तो इसे संप्रेषित कहा जाता है। इसे हम श्रोता भी कहते हैं, इसे हम पाठक भी कहते हैं। तो व्यक्ति या वर्ग द्वारा संदेश ग्रहण का पता उपयुक्त विधियों से लगाए। अब कौन सी उपयुक्त विधि? जो हमने ऊपर जिनकी चर्चा की, जैसे कि विवरण देना, वर्णन करना, विश्लेषण करना और व्याख्या। इस बात का पता लगाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में समय समय पर विभिन्न साहित्यिक व अन्य गतिविधियों द्वारा इस बात का पता लगा सकते हैं। संक्षेप में संप्रेषण में समझ का पता लगाने वाले बिंदु इस प्रकार है। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं जो मैं आपको बता चुका हूं। संक्षेप में, यानी कि अगर हम संक्षेप में कहें, सीधे शब्दों में कहें, तो संप्रेषण, संप्रेषण आपको पता है कि अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति, वही संप्रेषण है। संप्रेषण में समझ का पता लगाना। अब क्या समझ आया है? आप जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था रामायण का कि आपने किसी को विवरण दिया या आपने किसी को उसके बारे में वर्णन किया, विश्लेषण किया आपने, या उसकी व्याख्या की। इसी से आप दूसरों को आपकी भावनाओं से उत्पोत करवा सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं। तो संप्रेषण में समझ का पता लगाने वाले बिंदु इस प्रकार है। विवरण, अब मैं विवरण को थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। क्या होता है विवरण? विवरण से आशय है, मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कृपया ध्यान पूर्वक सुने, ठीक है। विवरण से आशय है किसी वस्तु, व्यक्ति या संस्थान आदि का आख्यान रूपरेखा प्रस्तुत करना। रूपरेखा मतलब उसको एक कुछ बिंदुओं पर उसे प्रस्तुत करना, उसके कुछ पॉइंट, मुख्य पॉइंट बताना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रामायण एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन 4 लाइनों में मैंने आपको पूरी रामायण बता दी थी कि इसमें श्री राम थे, उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ये मैं बता चुका हूँ, वगैरह वगैरह। तो इसे ही विवरण कहा जाता है।
घटना आदि की विभिन्न उदाहरणों द्वारा विस्तार पूर्वक परिचय वर्णन कहलाता है। अब वर्णन क्या होता है, दोबारा देखिए, जो भी घटना होती है, कोई भी ग्रंथ हो सकता है, वो पाठ्य पुस्तक हो सकती है, राजनीतिक विषय हो सकता है, या सामाजिक विषय हो सकता है। तो किसी भी घटना आदि का विभिन्न उदाहरणों द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा हम अपनी बात को ऐड करते हैं, उसमें उसमें जोड़ते हैं, उसके साथ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसको विस्तार पूर्वक परिचय ही वर्णन कहलाता है। आपके प्रश्न पत्र में आता होगा कि मौखिक संप्रेषण क्या है, वर्णन कीजिए। लिखित संप्रेषण क्या है, वर्णन कीजिए। यानी आपको वर्णन करना है, उसको समझाना है, उदाहरण देकर बताना है, यही वर्णन होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही विश्लेषण, अब हम अगले बिंदु की ओर आ रहे हैं। विश्लेषण, विश्लेषण क्या होता है, मैं पहले इस कंटेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि विश्लेषण होता है उसके गुण दोष, यानी कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हमारे जीवन पर क्या असर हो सकता है, हमारे आने वाले जीवन पर क्या असर हो सकता है, उस पर जो समस्त मानव वर्ग है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या फिर वो वरिष्ठ हो, बुजुर्ग हो, उन पर क्या क्या असर पड़ सकता है, यही विश्लेषण किया जाता है। तो आपने आपके प्रश्न पत्रों में विश्लेषण शब्द भी बखूब आता है। जैसे मौखिक उच्चारण या मौखिक जो संप्रेषण होता है, उसके गुणों और दोषों का विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पर मैंने कहा गुणों और दोषों का विश्लेषण कीजिए, यानी पहले मौखिक संप्रेषण के आपको गुण बताने हैं, विश्लेषण करना है कि इसके क्या गुण हो सकते हैं, क्या दोष हो सकते हैं, या उसकी जो दोष है उसके बारे में भी आप विश्लेषण कर सकते हैं कि भाई दोनों में आप समानताएं दिखा सकते हैं, भिन्नताएं दिखा सकते हैं, यही विश्लेषण होता है। ध्यान दीजिए आगे। ऐसे ही विश्लेषण में किसी घटना या अवसर आदि का गुण दोष सहित आलोचनात्मक ढंग से वर्णन विश्लेषण कहलाता है। साहित्यिक नजरिए से किसी वाक्य आदि के सभी अंगों का पृथक पृथक पारस्परिक संबंध बताना विश्लेषण भाषिक अंतर्गत आता है। ये थोड़ी साहित्यिक भाषा है, इसको मैं आप सॉफ्ट लैंग्वेज में आपकी भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। यानी साहित्यिक नजरिए से किसी वाक्य आदि के, कोई वाक्य है उसके सभी अंगों को यानी वाक्य में जो भी जिन शब्दों का, जिन अंगों का या किसी मुहावरों का, किसी लोकोक्तियों का जो समावेश किया गया है, उनको पृथक पृथक करना, अलग अलग करना, पारस्परिक संबंध बताना कि इस वाक्य में इनका क्या संबंध है, क्यों यहाँ पर इसका उपयोग हुआ, लेखक ने समझा कि यहाँ पर उसको समाहित किया। विश्लेषण भाषिक के अंतर्गत आता है। विश्लेषण वर्णन एवं विश्लेषण का अधिक विस्तृत रूप है व्याख्या। तो अभी तक मैंने आपको समझाना के अंतर्गत विवरण बताया, एक बार फिर से बताऊंगा। विवरण मतलब होता है मुख्य बिंदु, यानी एक संपूर्ण जो ग्रंथ है, पाठ्य पुस्तक है, कोई उपन्यास है, आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पर आधारित विवरण प्रस्तुत करना, विवरण देना, जिससे कि पाठक वर्ग के सामने उसकी पूरी कहानी प्रस्तुत हो जाए, वह पूरे आत्मसात कर ले कि आखिर उसमें क्या है, उसका भाव क्या है। इसके बाद विवरण वर्णन एवं विश्लेषण से अधिक विस्तृत रूप है व्याख्या। व्याख्या पर चर्चा करने जा रहे हैं हम। किसी भाव विचार का विस्तार व विवेचन ही व्याख्या है। मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, क्या होता है व्याख्या। किसी भाव या विचार, अब भाव या विचार, हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, कोई भी पाठक पुस्तक पढ़ते हैं, वो भी तो किसी ना किसी के भाव ही होते हैं, किसी ना किसी के विचार ही होते हैं। हम रामचरितमानस की बात करते हैं, वो तुलसीदास के विचार हैं। हम सूरदास की बात करते हैं, उनके दोहों की बात करते हैं, या प्रेमचंद की बात करते हैं, उनकी कहानियों की बात करते हैं, या अन्य लेखकों की कविताओं की, किसी की भी बात करते हैं, तो वह लेखक के विचार ही होते हैं, उसकी भाव होते हैं, जो उसके मन के आंतरिक मन में जो विचार होते हैं, वही वह कविता के रूप में, उपन्यास के रूप में, ग्रंथ के रूप में पाठकों तक प्रस्तुत करता है। तो वह व्याख्या क्या होती है, किसी भाव
का विस्तार, अब विस्तार से विवेचन करना, हमें पूरा खोल कर बताना है, विवेचन करना है। व्याख्या से आशय है किसी तथ्य या बात को सविस्तार विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाना। इसका मूल उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को उस तथ्य या बात की जानकारी नहीं होती, उसे व्याख्या सुनने या पढ़ने के पश्चात उस तथ्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी कि व्याख्या, मैं फिर से कहूंगा, व्याख्यायित रूप, पूरा उसको समझाना, विश्लेषण, विवरण, इसमें सब कुछ शामिल होते हैं। प्रेमचंद की कहानी का उदाहरण लेते हैं। आपने प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ी है, ईदगाह कहानी पढ़ी है आपने, बूढ़ी काकी कहानी पढ़ी है आपने, अब आप अपने मित्र को बता रहे हैं, तो आप उसके सामने क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे, कहानी का बखान करेंगे, उसको पूरी अपने शब्दों में, अपने उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपका मित्र या कोई आपका विद्यार्थी हो या कोई आपके घर में हो, उसको पूरी कहानी से आप अवगत करवा सकें। व्याख्या सुनने या पढ़ने के पश्चात तथ्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इससे सामान्यतः साहित्यिक क्षेत्र में विशेषकर काव्य की व्याख्या महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपने देखा होगा जो आपके प्रश्न पत्र होते हैं, ज्यादातर जिसके पास हिंदी विषय है वह पहला प्रश्न व्याख्या का ही आ जाता है। तो उसमें कुछ पंक्तियां होती है, चाहे वह पद्य हो सकता है, कविता की पंक्तियां हो सकती हैं, चाहे वह गद्य हो सकता है, उपन्यास की पंक्तियां हो सकती है, या नाटक का अंश हो सकता है। तो उसकी आपको व्याख्या करनी होती है, आपको उसको विस्तारित रूप में समझाना होता है। सामान्यतः साहित्यिक क्षेत्र में विशेषकर काव्य की व्याख्या ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। संप्रेषण में किसी भी तथ्य या विचार की व्याख्या करते समय उसके संदर्भ, प्रसंग, अर्थ विश्लेषण व विवेचन सहित निष्कर्ष का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ये सभी जो तत्व है आपकी व्याख्या, जब आप करते हैं, किसी कविता की व्याख्या करते हैं, किसी गद्य की व्याख्या करते हैं, किसी नाट्यांश की व्याख्या करते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका संदर्भ देना होता है कि किस संदर्भ में ये बात कही गई है। संदर्भ का अर्थ है कि किस विषय, कहना क्या चाहता है लेखक, क्या समझाना चाहता है। उसके बाद आप प्रसंग देते हैं। प्रसंग से तात्पर्य है कि किस रचयिता ने लिखी है ये पंक्तियां, कि कब इसका रचना काल कब है। इस प्रसंग के माध्यम से हम जो रचनाकार होता है उसका परिचय हम प्रसंग के माध्यम से देते हैं, और तत्पश्चात उसमें लेखक क्या कहना चाहता है इसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है ये प्रसंग के माध्यम से। अर्थ विश्लेषण व विवेचन सहित इसका निष्कर्ष का स्पष्ट उल्लेख होता है। प्रसंग के बाद व्याख्या करते हैं, उसका अर्थों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण, जैसे कि मैंने कहा, विश्लेषण में आपको अगर आसान शब्दों में कहूँ, रिसर्च करना, उसकी जांच पड़ताल करना कि क्या कहना चाहते हैं, क्या है इसमें, अच्छाई है, बुराई है, या हमारे मानव जीवन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, क्या असर हो सकता है, इससे हमें क्या सीख मिल सकती है। यही विश्लेषण होता है। अर्थ विश्लेषण में विवेचन सहित निष्कर्ष निकालना है। हम व्याख्या करने के पश्चात उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं, जिससे कि श्रोता या पाठक को उस विषय की संपूर्ण समझ प्राप्त हो जाए। इसके बाद व्याख्या के 4 चरण या सोपान होते हैं। इसके बारे में चर्चा हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर इसके बाद करते हैं। मैं 3 मिनट का कुछ ब्रेक ले रहा हूँ, आप कृपया बने रहिएगा ऑनलाइन क्लास में। आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ अवश्य मिलने वाला है। ऑनलाइन क्लास में एक बार सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने समझना के अंतर्गत विवरण, विश्लेषण और व्याख्या को समझा और जाना। मैं पूर्ण उम्मीद करता हूं कि आपको उचित लाभ मिल रहा होगा और आनंदित हो रहे होंगे। इसके बाद व्याख्या के 4 चरण होते हैं, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। व्याख्या के 4 चरण होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके प्रश्न पत्रों में जो ज़्यादातर हिंदी विषय पर आधारित जो प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें प्रसंग व्याख्या ही पहला प्रश्न होता है।
तो व्याख्या के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले हम उसका जो काव्यांश होता है, कविता का अंश होता है, चाहे वो कविता का हो सकता है, गद्यांश का हो सकता है, नाट्य का अंश हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम उसका प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं। प्रसंग मैंने अभी ऊपर आपको जानकारी दी थी कि प्रसंग क्या होता है। कि प्रसंग के अंतर्गत हम लेखक के परिचय को प्रस्तुत करते हैं। परिचय प्रस्तुत करने के बाद जो सामग्री है, जो कविता है, जो हमारे पास गद्य हैं, उसके बारे में हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर कवि या लेखक इस प्रसंग में क्या कहना चाहता है। इसका सिर्फ विवरण मात्र दिया जाता है, इसकी पूर्ण व्याख्या प्रसंग के अंतर्गत नहीं की जाती है। इसके बाद व्याख्या करते हैं हम, इस संदर्भ भी कहा जाता है। संदर्भ देते हैं हम, किस संदर्भ में ये बात कही गई है। संदर्भ मतलब होता है क्या, किस विषय पर ये कहा गया है, उसका कहने का तात्पर्य क्या है, उसका कहने का मतलब क्या है, इसी को हम संदर्भ कहते हैं। इसके बाद आता है व्याख्या और सौंदर्य। व्याख्या होता है उसकी संपूर्ण व्याख्या, उसके बारे में पूरी जानकारी हम अपने उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत करें। सौंदर्य आता है कि इसमें क्या क्या सौंदर्य है, यानी सौंदर्य में शिल्प आ सकता है, भाषा शिल्प आ सकता है, इसमें जो लेख है उसका मुहावरे किस प्रकार के हैं, भाषा किस प्रकार की है, जो प्रकृति है लेखक की वह किस प्रकार की, ये सौंदर्य के अंतर्गत हम इसमें शामिल किया जा सकता है। यहाँ प्रसंग से आशय होता है जिस साहित्यिक कृति और कृतिकार की यहाँ सह व्याख्या संबंधी पद्यांश गद्यांश लिया गया है। संदर्भ से आशय है, दोबारा ध्यान दीजिए, संदर्भ क्या होता है। संदर्भ से आशय है कि संबंधित गद्यांश पद्यांश का पूर्ववर्ती और परवर्ती महत्व संबंध किस तथ्य से है। व्याख्या से अभिप्राय है विभिन्न दृष्टांतों, उदाहरणों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि के माध्यम से यथासंभव अधिक से अधिक स्पष्ट करना। आपने जो भी समझा, यानी कि जो आपके काव्यांश है या नाट्यांश है या गद्यांश है, आपने उसको पढ़ा, आत्मसात किया, उसका संप्रेषित किया अपने आप में, उसी को आपको व्याख्यायित करना है। किस प्रकार से व्याख्या करनी है आपको, आप उसमें उदाहरण दे सकते हैं, दृष्टांत उदाहरण, दृष्टांत मतलब जो दृष्टांत जिसको देने से एकदम दृश्य उभर कर सामने आए, दृष्टांत उदाहरण दे सकते हैं आप, मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्तियां आदि के माध्यम से यथासंभव, यानी जितना संभव हो सके अधिक से अधिक स्पष्ट करना ही उद्देश्य माना जाता है। व्याख्या करते समय सर्वत्र एक तार्किकता एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि वो व्याख्या जो तर्कों पर आधारित होनी चाहिए, यानी बिना किसी तर्क पर आधारित हम कोई व्याख्या नहीं कर सकते। और क्रमबद्धता से अभिप्राय है सीरियल वाइज, यानी कि पहले जहां पर जो चीज आनी चाहिए वही चीज वहां पर उसकी मौजूदगी होनी चाहिए। इसे ही हम क्रमबद्धता कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सीरियल वाइज कहते हैं, सीरियल से लगाना, स्टेप बाय स्टेप वर्ण। सौंदर्य से आशय है काव्यांश या गद्य के अंश के भाव एवं कला संबंधी पक्ष। कला संबंधी पक्ष यानी कि जो लेखक की कला है, वह लिखने की कला हो सकती है, उसको स्पष्ट करना। इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष का अर्थ होता है यानी अपने भावों का पक्ष, अपने विचारों का पक्ष, वो क्या कहना चाहता है। और कला पक्ष होता है शैलीगत, जो उसकी शैली होती है, जो उसकी लिखने की जो कला होती है, उसे हम कला पक्ष कहते हैं। इसमें वस्तुतः कवि या लेखक की कल्पना शक्ति, यथार्थ पर पकड़, साथ ही भाषा शास्त्र, अलंकार। अब इसमें क्या है, हम सौंदर्य में क्या कहेंगे कि किस भाषा का प्रयोग किया है। मान लीजिए आपका कोई काव्यांश है या गद्यांश है, तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें कवि ने सरल एवं स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी अगर उस
काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, जो भी अलंकार है आप उसको सौंदर्य भाग में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। कवि या लेखक की कल्पना शक्ति, अब कल्पना शक्ति क्या है, कवि ने इसमें क्या कल्पना की है, यानी बिंब अगर प्रस्तुत किया है तो किस प्रकार का बिंब प्रस्तुत किया है, यथार्थ पर पकड़, साथ ही भाषा शास्त्र, भाषा शास्त्र को आपको सौंदर्य में बताना है, इसमें कौन सा गुण प्रस्तुत किया गया है लेखक द्वारा, इसमें कौन सा रस का उपयोग किया गया है लेखक द्वारा, अलंकार कौन सा है, रस, काव्य गुण, छंद, ये सभी आपने जो काव्यगत विशेषताएं होती हैं आपने उसको इसमें समाहित करना है, इसे ही हम सौंदर्य कहते हैं। छंद आदि पर लेखक की कुशलता को अभिव्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पढ़ना और समझना दोनों टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। एक बार मैं दोबारा बताना चाहूंगा, पढ़ना के अंतर्गत हमने कविता पठन, नाट्यांश पठन, इसके बाद समाचार वाचन, इन पर चर्चा की आज की कक्षा में। तत्पश्चात हमने समझना के अंतर्गत हमने विवरण, विश्लेषण और व्याख्या पर चर्चा की। मैं पूर्ण उम्मीद करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न किस प्रकार के आपके आ सकते हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको उचित लाभ मिल सके। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। अब इसके प्रश्न के हाँ या ना में कैसे दे सकते हैं। मानव के पास भाव अभिव्यक्ति के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, मानव के पास भावों की अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों भावों की अभिव्यक्ति के सिर्फ दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। क्या ये उत्तर सही है या गलत? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप मन में सोचिए, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताता हूँ। चलिए इसके उत्तर पर हम चर्चा कर लेते हैं। मानव के पास भावों की अभिव्यक्ति के मुख्य रूप है मौखिक और लिखित। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से मौखिक और लिखित है, परंतु सांकेतिक रूप भी होता है। तो इसका आंसर हम हाँ में देंगे, क्योंकि सांकेतिक रूप मुख्य नहीं माना जा सकता है। तो मुख्य रूप से जो भावों की अभिव्यक्ति का जो रूप है वो मौखिक और लिखित ही है। आगे के प्रश्न देखते हैं। भाषण, वाद विवाद, सामूहिक चर्चा, वॉइस ओवर आदि मौखिक अभिव्यक्ति के रूप हैं। आप इसको पढ़कर, अगर आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न नजर आ रहे हैं तो एक बार इसको पढ़िए और अपने आप से इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। क्या आपको जो मैंने इन 3 दिनों में पढ़ाया है, क्या आपको कुछ उसको लाभ मिला है? मैं एक बार प्रश्न दोहरा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम इसके उत्तर पर चर्चा करेंगे। भाषण, वाद विवाद, सामूहिक चर्चा, वॉइस ओवर आदि मौखिक अभिव्यक्ति के रूप है। मैं 5 सेकंड का आपको समय देता हूं, आप अपने मन में उत्तर सोचिए और फिर मेरे उत्तर से उसका मिलान कीजिएगा। चलिए इसके उत्तर पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाषण होता है, मैंने आपको कल की कक्षा में बताया था, भाषण के बारे में बताया था, वाद विवाद के बारे में बताया था, सामूहिक चर्चा, वॉइस ओवर, ये सभी अधिक मौखिक अभिव्यक्ति के ही रूप है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मौखिक अभिव्यक्ति के ही रूप है। बिल्कुल, इसका आंसर हम हाँ में दे सकते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। व्यक्ति की समझ का पता उसके द्वारा अभिव्यक्त विवरण से लग सकता है। देखिए, आप उत्तर खुद से जानने का प्रयास कीजिए। उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। व्यक्ति की समझ का पता उसके द्वारा अभिव्यक्त विवरण से लग सकता है। उसकी संक्षिप्त जो समझ का पता विवरण से लगाया जा सकता है, परंतु विवरण के साथ विश्लेषण और व्याख्या भी जो इसके अनिवार्य तत्व है समझना की, तो मुझे लगता है यहाँ पर ये नहीं आंसर होगा, क्योंकि व्यक्ति की समझ का जो पूरा पता, संपूर्ण जो पता है, वह हम उसके मात्र विवरण से पता नहीं लग सकता। विवरण तो संक्षिप्त होता है, उसके मुख्य बिंदु होते हैं। विवरण के साथ विश्लेषण, क्या उसको समझ है कि वह उसमें विश्लेषण कर सकता है उसके गुणों और दोषों
का पता लगा सकता है या उसकी व्याख्या कर सकता है। यदि व्यक्ति विवरण, विश्लेषण और व्याख्या तीनों का उदाहरण देता है तो वह उसकी समझ का पता लगाया जा सकता है। संक्षेपण संप्रेषण के मौखिक रूप का वर्णन करते हुए भाषण, वॉइस ओवर एवं वाद विवाद का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए ये मैं व्याख्यात रूप से, वर्णित रूप से आपको कल की कक्षा में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। तो आपको यही, अगर आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आता है तो आपको इसका उत्तर, मुझे नहीं लगता कि उत्तर देने में आपको कोई भी परेशानी होगी। मैं आप प्रश्न दोहरा देता हूँ क्योंकि उत्तर तो इसका काफ़ी मुझे समय इसमें निकल जाएगा, मैं बाकी प्रश्नों का नहीं ले पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। संप्रेषण के मौखिक रूप का वर्णन। अब संप्रेषण के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप का वर्णन करते हुए हमें भाषण, वॉइस ओवर एवं वाद विवाद का महत्व स्पष्ट कीजिए। आपको उत्तर कैसे लिखना है तो मैं बताता हूं कि आपको संप्रेषण की, आपको बताना है कि मौखिक जो रूप होता है संप्रेषण का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। आमतौर पर जो हम संप्रेषण करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, कॉलेज हो, अपने मित्र के साथ, अपने सहपाठी के साथ, अपने कार्यालय में, हम मौखिक रूप में ही संप्रेषण अधिक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्पष्ट करना है कि संप्रेषण का मौखिक रूप क्या है। आपको उत्तर देना है तो आपका उत्तर कम से कम बड़ा भी होना चाहिए ताकि आपको उसके उचित जो है मार्क्स मिल सके, नंबर मिल सके। तत्पश्चात आपको एक एक करके उसके बारे में स्पष्ट देना है, उसका महत्व के बारे में समझाना है कि भाषण क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था कि एक विशिष्ट विषय पर एक विशिष्ट व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रस्तुत करता है, वही भाषण होता है। ठीक है, उसमें एक श्रोता होते हैं और वो श्रोताओं को, जो सुनने वाले होते हैं, जो भाषण सुनने वाले होते हैं, वो उनको अपने भावों और विचारों से उनके अंदर एक छाप छोड़ देता है, प्रभावित करता है। एक कौशल होना चाहिए भाषण देने के लिए, एक मंच पर खड़े होने का साहस होना चाहिए। तो आप भाषण को, इनको सब अलग अलग करके आप देंगे तो आपका अच्छा खासा आंसर, उत्तर तैयार हो जाएगा। तो भाषण में आप 5 पॉइंट भाषण के ले लीजिए, वॉइस ओवर्स के 5 पॉइंट ले लीजिए, वाद विवाद के 5 पॉइंट ले लीजिए, महत्व, यानी आप इनके महत्व को समझाने 5-5 पॉइंट लेंगे तो आपकी 15 लाइन तो वैसे ही हो गई। और आप मौखिक रूप का जो है इसमें भी 5 ले तो कम से कम 20 लाइन आपका अच्छा खासा आंसर इसमें आप दे सकते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। संप्रेषण के लिखित रूप में पत्र लेखन, लेखन संक्षेपण का, पल्लव का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो संप्रेषण, अब ये लिखित रूप है, पहले हम संप्रेषण के मौखिक रूप का वर्णन कर रहे थे, अब लिखित रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो संप्रेषण के लिखित रूप में पत्र लेखन, मैंने आपको कल बताया था पत्र लेखन क्या होता है। ठीक है, पत्र लेखन के प्रकार हम बता सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र लेखन होता है, व्यवसायिक पत्र लेखन होता है। तो इसके संक्षेपण पर पल्लव, संक्षेपण क्या होता है, यानी किसी भी जो पाठ्य सामग्री होती है, कोई पाठ्य वस्तु होती है, उसको संक्षेप में छोटा करके लिखना। ये तीनों अलग अलग उदाहरण है, याद रखना कि पहले इसने पत्र लेखन पूछा है, फिर संक्षेपण पूछा है, उसके बाद पल्लवन। पल्लवन कुछ बच्चों को कल समझ में नहीं आ रहा था तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में एक बार फिर से बताना चाहूंगा। पल्लवन मतलब होता है किसी चीज को विस्तारित रूप में लिखना, इसको पूर्ण रूप में वर्णन करने के साथ लिखना, वही पल्लवन है। संक्षेपण मतलब होता है कि छोटा करके लिखना, यानी उसके मुख्य बिंदुओं, किसी भी वर्णित जो हमारा जो पाठ्य सामग्री है या लिखित सामग्री है, उसको कम शब्दों में समेटना संक्षेपण कहलाता है। लेकिन छोटे जो हमारे वस्तु होती है या कोई सामग्री होती है, लिखित सामग्री, उसको विस्तारित रूप प्रदान करना, वही पल्लवन होता है। पल्लवन का एक उदाहरण मैंने कल आपको दिया था, बहुत ही अच्छा उदाहरण था। एक उदाहरण था कि जो द्वेष होता है वह क्रोध का आचार और मुरब्बा है। ये एक छोटा सा सिर्फ एक वाक्य है। अब आप इसको पल्लवन करना है, आपको इसको विस्तारित रूप प्रदान करना है, आपको इसको वर्णन करना है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कैसे।
तो मैंने आपके सामने एक वाक्य बोला कि जो द्वेष है, द्वेष मतलब होता है कि द्वेष का मतलब होता है मनमुटाव, ठीक है। द्वेष दुश्मनी, हम दुश्मनी कह सकते हैं। तो द्वेष क्या होता है? द्वेष जो है वो क्रोध का अचार और मुरब्बा है। तो हम इसको विस्तारित रूप से कैसे लिख सकते हैं कि जो द्वेष होता है, जो दुश्मनी होती है, वह अचानक ही किसी के साथ नहीं हो जाती है। दुश्मनी होने में कई दिन लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं, क्योंकि विचार जो है दिन पर दिन हम उसमें चेंज बदलते रहते हैं, उसका असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। और आप उदाहरण क्या देंगे कि जिस प्रकार अचार एक ही दिन में नहीं बनता, उसको कई दिनों तक बनने में लगता है, मुरब्बा को कई दिनों में बनने में लगता है, तो उसी प्रकार दुश्मनी किसी से एक ही दिन में नहीं हो जाती। उसके कई हालात होते हैं, कई परिस्थितियां होती हैं, इन्हीं के कारण दुश्मनी हो सकती है। तो मैंने एक वाक्य को पल्लवित कर दिया, यानी उसका वर्णित कर दिया, मैंने उसका विश्लेषण कर दिया मैंने। तो यही इसका उत्तर हो सकता है। आगे चर्चा कर लेते हैं। बोलना, लिखना और समझने के नजरिए से मौखिक और लिखित संप्रेषण का विवेचन विश्लेषण कीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न आ रहे हैं आपके। बोलना, लिखना और समझना तीनों ही संप्रेषण की विधा है। बोलकर हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं, और उसको समझना के नजरिए से मौखिक और लिखित संप्रेषण का विवेचन और विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पर विवेचन और विश्लेषण शब्द आया है आपका, तो आपको इसका विवेचन करना है और विश्लेषण करना है। तो कैसे करेंगे आप? मौखिक, एक पॉइंट लीजिए, मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण के बारे में पूरा लिख दीजिए आप। मौखिक संप्रेषण क्या होता है? जो मुख द्वारा बोला जाता है, अत्यधिक जो हम जिसका उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, यानी कि मनुष्य जो है मौखिक संप्रेषण के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या कोई व्यक्ति बिना कुछ बोले, बिना अपने भावों की अभिव्यक्ति किए इस समाज में अपनी उपस्थिति बना सकता है? नहीं। तो इसमें आपको मौखिक रूप का अपना पूरा विस्तार देना है, तत्पश्चात लिखित रूप का। मैं देख लेता हूँ कुछ कुछ बच्चों के प्रश्न हैं, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। आरिफ अली जी का क्या कहना है कि इसको ज्वाइन कैसे करें, किसको ज्वाइन करना है आपको? चलिए, एक विद्यार्थी और है, उनका प्रश्न है, सर डायरी क्लास होगी ना? देखिए, डायरी मुझे जो यूनिवर्सिटी से कहा गया था, यूनिट 3 और यूनिट 4 आपको करवाना था। इसमें आपके जो आपका विषय है उसमें डायरी नहीं है। इकाई 1 और 2 जो कि मैं कक्षा में जब कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मैं इसको समाप्त करवा चुका था। इकाई 3 और 4 जो कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको इसकी जानकारी पूरी रूप से दी जा चुकी है। डायरी, सॉरी डेली बोल रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें डेली लिखा है। सर डेली क्लास होगी ना? देखिए बच्चे, डेली क्लास नहीं होगी, माफ कीजिएगा, मैंने डेली को डायरी पढ़ा। तो एक बच्चे का प्रश्न है डेली क्लास होगी। नहीं बच्चे, डेली क्लास नहीं होगी। ये 3 दिन मेरी हिंदी की क्लास थी, आज आपकी आखिरी क्लास है मेरे साथ। हो सकता है कि किसी और विषय की आपकी क्लास आगे आने वाले समय में आपको दी जाए। अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक और विद्यार्थी है, सर एग्जाम से पहले इतना लर्न कैसे कर पाएंगे? बच्चे, लर्न तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, आपके पास समय है, और ऐसा समय है कि अभी पूरी जो वैश्विक महामारी है उसमें हर चीज आपको आपके घर में ही बैठकर करना है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा उत्तम समय आपके पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो पहले कभी नहीं है। मतलब बहुत उत्तम समय मैं कह सकता हूँ। तो अगर आप इच्छुक है पढ़ने के, तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको है और उसके साथ इस तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि वो आपके मस्तिष्क पर छप जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि इससे ज़्यादा आपको चाहिए, तो आप कोई अपनी पाठ्य पुस्तक लीजिए,
अगर आपको वो भी नहीं है तो आप इंटरनेट का यूज़ कीजिए। तो सामग्री निकालिए, सबसे पहले आपको आपके विषय के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक और विद्यार्थी का प्रश्न है, सर आप थोड़ी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी बता दे दीजिए, बिकॉज अगर कुछ पता होगा तो हम भी प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम्स के लिए। देखिए बच्चे, अभी एग्जाम्स के बारे में कुछ कह पाना बहुत ही जल्दबाजी होगा। मुझे पूर्ण रूप से मुझे जानकारी नहीं है एग्जाम कब होंगी, लेकिन जहाँ तक मैं भी सभी से सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जुलाई में हो जाने चाहिए आपके। अगला प्रश्न लेते हैं। इन्होंने कहा प्लीज सर बता दो एक बार, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है ये नहीं इन्होंने मेंशन किया है। क्या बताने के लिए कहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या जानना चाहते हैं। अगला प्रश्न एक बच्ची है आरती, सर अगर आप हिंदी के नोट्स हो तो प्लीज सर दे दीजिए। बच्चे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हिंदी के नोट्स आप तक पहुँचाने की, लेकिन यहाँ टीम ऐप में मैं बात करूँगा कि किस प्रकार आप तक वो नोट्स पहुँचा सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा, चिंता मत कीजिए। अगला प्रश्न है, सर 3 लेसन के बारे में सर 3 लेसन के बारे में इतना, सिर्फ इन्होंने सिर्फ इतना लिखा 3 लेसन के बारे में। 3 लेसन के बारे में क्या लिखा, क्या जानना चाहते हैं वो आपने मेंशन नहीं किया। मैं आपके प्रश्न को बिल्कुल यहाँ पर समझ नहीं पाया। अगला प्रश्न है, सर जो टॉपिक अभी आपने समझाए, कविता पठन, नाट्य पठन और समाचार पठन, इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? कोई क्वेश्चन एज अ एग्जाम्पल बता दीजिए। बच्चे, इस पर क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं कि कविता, पहले तो पठन जो आपका, जो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि संप्रेषण के अंतर्गत पढ़ना जो विषय है, उसमें कविता पठन मनुष्य के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। कविता पठन में कवि के जो कविता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कवि अपने जो भावों के अभिव्यक्ति से पाठक वर्ग तक किस प्रकार से पहुंचाना चाहता है, ये प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि अभी मैं कुछ देर में आपके साथ बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ ये 10 इयर्स हैं जो प्रीवियस पेपर है, मैं इसके ऊपर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। उसमें सभी प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे मुझे लगता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न है 3, 4, 1 बता दो। 3, 4, 1 बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। 3.41 बता दो। बच्चे, आप अपने प्रश्न को क्लियर किया कीजिए, पूरा लिखा करिए ताकि मुझे समझ में आ जाए। एक बच्चा है राहुल, बहुत खुशी हुई मुझे अपना ही नाम सामने स्क्रीन पर देखकर। तो राहुल जी, आप पूछ रहे हैं, हेलो सर, दिस इज राहुल, इट्स माय फर्स्ट क्लास, कैन यू हेल्प। बच्चे, पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हिंदी की क्लास है, आप हिंदी में अगर मुझसे पूछे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आप इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश में कीजिए। अरे हम हिंदुस्तानी है यार, हिंदी की थोड़ी तो कदर करो। हिंदी बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए हमें। मुझे अच्छा लगता सभी बच्चे हिंदी में मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आप भी हिंदी में कर सकते थे। अंग्रेजी, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सिर्फ मैं उन्हीं से बोलता हूँ जिन्हें हिंदी नहीं आती है। इज्जत करो अपनी मातृभाषा की। तो चलिए फिर भी मैं आपका प्रश्न जरूर पढ़ता हूँ। हेलो सर, दिस इज राहुल, इट्स माय फर्स्ट क्लास, कैन यू प्लीज टेल फ्रॉम व्हाट डेट क्लास इज गोइंग ऑन। बच्चे, ये आपकी आखिरी क्लास है। इससे पहले कल और परसों आपको क्लास दी जा चुकी है, यानी कि टोटल आपकी 27, 28 और 29 को हिंदी की क्लास थी। आज 29 है, तो हिंदी की आपकी आखिरी क्लास है। इसके बाद आपके अन्य विषयों पर क्लास आपकी हो सकती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक विद्यार्थी है, सर साउंड नहीं आ रहा है। बच्चे, जहाँ से मेरा माइक ओपन है, मेरा कैमरा ओपन है,
साउंड अगर नहीं आ रहा होता तो ये बच्चे काफी बच्चे ये प्रश्न करते हैं, लेकिन सिर्फ आपका ही ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हो सकता है कि आपके घर में नेटवर्क वगैरह की कुछ कमी के कारण साउंड नहीं मिल पा रहा हो आपको। सर मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट की क्लास नहीं ली, तो आप उसके नोट्स दे सकते हैं प्लीज। देखिए बच्चे, ये आपकी गलती है कि आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर यूनिट की क्लास क्यों नहीं ली। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब यूनिट्स के नोट्स मैं टीम से बात करूंगा, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, कि आप तक ये नोट्स पहुंच सके। अगला प्रश्न ले लेते हैं। इन्होंने, इनका नाम है बादल, और इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, सर कुछ तो करो। अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं ये आपने स्पष्ट नहीं कहा। अगला प्रश्न है, सर एक बार वर्णन और विश्लेषण में डिफरेंट बता दीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, वर्णन और विश्लेषण में आपको बता देता हूं। देखो बच्चे, वर्णन क्या होता है? वर्णन मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना, उसे बताना, उसके बारे में समझाना। ठीक है, ये वर्णन है। और विश्लेषण होता है उसकी समीक्षा करना। समीक्षा से तात्पर्य है उसके गुण, उसके दोष, उसके प्रभाव, उससे क्या सीख मिलती है, उससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, ये सभी विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। तो वर्णन और विश्लेषण में यही एक अगला प्रश्न है, संदर्भ। संदर्भ को दोबारा बता दो। तो ये इनका नाम है मुन्ना शर्मा। मुन्ना जी, संदर्भ क्या होता है? संदर्भ मतलब होता है कि किस विषय, यानी आपकी जैसे बोलते हैं ना, आपको कहने का संदर्भ क्या है, आपको कहने का मतलब क्या है। संदर्भ वही होता है कि आपका कहने का तात्पर्य क्या है, यही संदर्भ होता है। एक स्टूडेंट ने लिखा है गलत है सर। क्या गलत है, मुझे आपने स्पष्ट नहीं किया। और सिद्धि ने प्रश्न पूछा है कि सर मैक्सिमम कितने बड़े आंसर होने चाहिए लघु प्रश्नों के। ठीक है बच्चे, लघु प्रश्न इसमें आपकी टिप्पणी वगैरह होती है लघु प्रश्न। वैसे टिप्पणी के लिए आपकी 4 मार्क्स या 5 मार्क्स की टिप्पणी हो सकती है। उसके लिए भी कम से कम आपको, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा नहीं, आपको करीब 2 पेज तो लिखने ही होंगे। एक और विद्यार्थी ने पूछा है, सर एक बार क्रम बता दीजिए। क्रम बंधा समझा दीजिए। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब क्या होता है? सीरियल। क्रमबद्ध, क्रम मतलब एक के बाद एक। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको देना चाहूंगा। क्रमबद्ध मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम एक निबंध लिखते हैं, दिवाली का निबंध लिखते हैं, तो हम डायरेक्ट दिवाली का निबंध लिखते हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि दिवाली के दिन हम पटाखे चलाते हैं। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो बिल्कुल थोड़ा अजीब लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए कि दिवाली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। ये फर्स्ट स्टेप, हमें दिवाली के बारे में बताना है पहले कि दिवाली है क्या। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा, हम इसका हिंदू है क्या ले सकते हैं, यह कार्तिक का क्या है मैंने बताया, कब मनाया जाता है मैंने बताया। अब आएगा तीसरा, क्यों मनाया जाता है। इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। तो ये क्या है, क्रम से चल रही है हर चीज, एक सीरियल से चल रही है हर चीज। तो यहाँ पर बता दिया कि 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे। इसके बाद आप अपनी बातों को जोड़ सकते हैं कि इस दिन दिवाली आने से पूर्व जो है घरों की साफ सफाई की जाती है, फिर जो है अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, लोग एक दूसरे को, तो यही क्रमबद्धता बोलते हैं इसे, कि हमें जो उचित है उसको उसी के अनुसार एक क्रम में रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
सिद्धि ने फिर से प्रश्न किया है कि अरे प्रश्न बहुत ज़्यादा है, 44 प्रश्न हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ प्रश्नों के उत्तर दूंगा तो बाकी चीज़ की चर्चा नहीं कर पाऊंगा, जो मैं बाकी प्रश्न आपके सामने लेकर बैठा हूँ। चलिए मैं सिर्फ 2-3 प्रश्न और ले पाऊंगा बच्चे, इससे ज़्यादा मैं अगर प्रश्न लूंगा तो फिर सारा समय जो है प्रश्न में ही निकल जाएगा। सर एक बार कविता पठन फिर से समझा दो। कविता पठन क्या होता है? कविता पढ़ना, यानी कविता पढ़कर हमें जो लेखक होता है वो उसकी जो अनुभूतियाँ होती हैं उससे हमें उसकी जानकारी मिलती है, उससे हमें सीख मिलती है, उससे हमें कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करने का जो है अनुभव प्राप्त होता है। यही कविता पठन है। अब मैं अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ कुछ। सिद्धि ने लास्ट प्रश्न पूछा है, सर क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक लाइन दे के उसकी व्याख्या करना को कहा जाए? देखिए बच्चे, एक लाइन नहीं, इसमें करीब एक व्याख्या करने के लिए तो नहीं, इसमें व्याख्या आपका प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र नहीं है आपका, ये आपका संप्रेषण का पेपर है। तो जो हिंदी साहित्य होता है उसमें व्याख्या आपका आता है, इसमें आपकी व्याख्या करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन व्याख्या आपका जो सिलेबस में दिया गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें कम मार्क्स का टिप्पणी के रूप में व्याख्या आपसे करवाई जा सकती है। जो व्याख्या का मुख्य प्रश्न होता है जो 10 नंबर का आता है, जिसमें प्रसंग व्याख्या सब कुछ पूछा जाता है, वो नहीं आएगा। लेकिन व्याख्या क्या होती है, प्रसंग क्या होता है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। मनीष ने पूछा है, सर व्याख्या के 4 चरण बता दो, कौन से है एक बार और? व्याख्या के 4 चरण क्या होते हैं? प्रसंग होता है, संदर्भ होता है, इसमें व्याख्या होती है, और इसमें लास्ट में जो है काव्य सौंदर्य, यानी कि काव्य का जो सौंदर्य है, काव्य के जो शिल्प सौंदर्य है, उसके बारे में आपको बताना होता है। चलिए अब मैं क्वेश्चन आंसर को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, कुछ और चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपके प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं प्रश्न पत्र में। तो अगर आप यहाँ पर बने रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको उचित लाभ अवश्य मिलेगा। मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद हम फिर से इस कक्षा को अग्रसर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिर से एक बार स्वागत करता हूँ ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का। हमने यूनिट 4 तक लगभग सभी विषयों पर चर्चा कर ली है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आपकी जो परीक्षा पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, आज मैं उन पर चर्चा करने वाला हूँ। तो आपका जो पहला प्रश्न है, जो पहली इकाई से आ सकता है, वह है संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो यानी संप्रेषण का आपको अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा बताना है। तो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? तो संप्रेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। संप्रेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम और प्रेषण, सम और प्रेषण शब्द से मिलकर बना है संप्रेषण, अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, या आप उत्तर दे सकते हैं कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले आप उसका अर्थ बताएंगे कि संप्रेषण क्या होता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि संप्रेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रेषण। सम और प्रेषण अर्थात समान रूप से भेजा गया। समान रूप से तात्पर्य है कि जिस भाव में जो संदेश भेजने वाला है वो संदेश प्राप्त करता तक उसी भाव में, उसी अर्थ में वह उसके भाव पहुंचे, वही संप्रेषण होता है। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। कम्युनिस्ट शब्द जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, सामान्य बनाना, यानी कि उसको इस भाव में पहुंचाना, जिस भाव में
वो जो संप्रेषक होता है वह अपनी बात को कहना चाहता है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि संप्रेषण दो या दो से अधिक लोगों के विचारों का आदान प्रदान करना होता है। तो ये संप्रेषण का अर्थ है। अब इसकी संप्रेषण की परिभाषाएं, संप्रेषण की परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है प्रश्न पत्र में। संप्रेषण की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार दी है। तो मैं यहाँ पर कुछ विद्वानों का उदाहरण आपको दे सकता हूँ, कृपया आप अपना ध्यान केंद्रित रखिए। संप्रेषण की परिभाषा निम्नलिखित तरीके से दी जा सकती है। आप इस प्रकार से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो इसके कुछ विद्वान हैं, मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा ईजी मेयर। ईजी मेयर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा, तो ईजी मेयर का कहना है कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। एक व्यक्ति के विचारों और भावों को दूसरे व्यक्ति से परिचित कराने से है। यही ईजी मेयर के अनुसार यही संप्रेषण है। कुछ और विद्वान ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे परिभाषा पूछी जाएगी तो कम से कम आपको 3 4 5 विद्वानों के उदाहरण आपको देने ही होंगे। अगला उदाहरण हम ले लेते हैं ईजी मेयर के अनुसार, ये मैं आपको बता चुका हूं। श्रीमती आर के अनुसार संप्रेषण विचार विमर्श की वह विद्या है, श्रीमती आर के अनुसार संप्रेषण विचार विमर्श की वह विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित व तर्क सम्मत विचार व सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। ये क्या है? श्रीमती आर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा है। अब लुईस के अनुसार, लुईस एक विद्वान है, वह अपनी परिभाषा संप्रेषण के लिए किस प्रकार की देते हैं? तो लुईस के अनुसार संप्रेषण अर्थों का एक पुल है, एक ब्रिज है, अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। तो इस प्रकार से आप परिभाषाएं दे सकते हैं। संप्रेषण के प्रकार, अगला आपका प्रश्न आ सकता है कि संप्रेषण के प्रकार बताइए, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आप सभी लोगों को पता है कि संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं संप्रेषण के? शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि संप्रेषण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, संप्रेषण के प्रकार को पर चर्चा कीजिए, तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि संप्रेषण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब आप इन दोनों को अलग अलग करके विस्तारित करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, व्याख्या करेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण में हमेशा भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण, भाषा चाहे कोई भी हो सकती है, ठीक है, परंतु जिसके साथ हम शाब्दिक संप्रेषण करते हैं उस श्रोता को भी उस भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है, नहीं तो वह वहां पर संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर शाब्दिक संप्रेषण में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सदैव भाषा का प्रयोग होता है। शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। अब शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? लिखित और मौखिक। आप चाहे तो अपने पास पेन या पेंसिल रख सकते हैं और आप इसे लिख भी सकते हैं कि मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूं। आपका प्रश्न आ सकता है संप्रेषण के प्रकार पर चर्चा कीजिए, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं संप्रेषण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब आप अलग अलग एक एक करके इनको उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। शाब्दिक जो संप्रेषण होता है उसमें सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात आप शाब्दिक संप्रेषण के बारे में लिखेंगे। शाब्दिक संप्रेषण के भी 2 भाग होते हैं, मैं चाहूंगा आप नोट करते रहिए। शाब्दिक संप्रेषण के 2 भाग होते हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। क्योंकि मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण में दोनों में ही भाषा का प्रयोग होता है। तो
मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण आपको बताना है। तत्पश्चात आपको मौखिक संप्रेषण के बारे में समझाना है ताकि आपका आंसर थोड़ा विस्तारित हो जाए, बड़ा हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो मौखिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण एक ऐसी संप्रेषण होता है जिसमें हम मुख द्वारा बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने भावों की प्रस्तुत करते हैं, अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जिसमें मौखिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस बीच में संदेश भेजने वाला व संदेश ग्रहण करने वाला दोनों आमने सामने होते हैं। जब हम किसी से मौखिक रूप से बात करेंगे तो हमारा आमने सामने होना जरूरी है। मान लीजिए आज टेक्निक का उपयोग करके मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कैमरे के माध्यम से हम आमने सामने हैं, मैं और आप दोनों आमने सामने ही हैं। आमने सामने कैसे हैं? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो तुरंत आपको समझ में आ रहा है, आप उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, आप उसकी प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम आमने सामने की स्थिति में ही है।